ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू एएस बिजनेस 9609। हमारे पास हम ऑपरेशंस पे थे एंड वी आर डन विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ हाई स्टॉक होल्डिंग। और हमने फिर ईओक्यू को हमने डिस्कस किया था। तो आ जाएं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू जस्ट इन टाइम एंड जस्ट इन केस। तो हमारे पास अब जो एएस लेवल के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के रिलेटेड वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस। वन इज नोन एज जस्ट इन टाइम एंड द अदर वन इज नोन एज जस्ट इन केस। तो ये दो अप्रोचेस हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट इन टाइम से स्टार्ट करेंगे एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द जस्ट इन केस एंड द इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास व्हाट इज जस्ट इन टाइम, व्हाट इज जस्ट इन केस। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम बेसिकली हमारे पास है क्या? हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है? जस्ट इन टाइम का क्या है सब कुछ? बेसिकली हमारे पास ये जो टॉपिक है ना जस्ट इन टाइम वाला, वो हमारे पास A2 के अंदर लीन प्रोडक्शन है। A2 के अंदर लीन प्रोडक्शन का पार्ट है। बेसिकली A2 के अंदर जो लीन प्रोडक्शन है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट होते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसमें से एक वेस्ट ये है कि जापानीज बिलीव कि इफ अ बिजनेस इज ओवर स्टॉकिंग और द बिजनेस इज मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी ज़्यादा आपने इन्वेंट्री होल्ड करके रखी हुई है, सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वेस्ट फॉर अ बिजनेस। हाउ इट इज़ अ वेस्ट, लेट्स डिस्कस। हम समझते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हमारे पास स्टॉक होल्डिंग मोर देन द रिक्वायरमेंट और हाई स्टॉक होल्डिंग इज नोन एज वन ऑफ द वेस्ट। अब जस्ट इन टाइम की अप्रोच क्या कहती है, आ जाओ सुनते हैं। हमारे पास हम करते क्या हैं? जब हमें प्रोडक्शन करनी होती है तो वी आर इन नीड ऑफ सप्लाईज। हम सप्लाईज ऑर्डर करते हैं, हमारे पास सप्लाईज आती हैं और सप्लाईज को हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो सप्लाईज हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू फिनिश गुड्स। दिस इज द होल प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर देखा जाए, हमारे पास सप्लाईज आती हैं, उसको हम प्रोडक्शन करते हैं और फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जस्ट इन टाइम की अप्रोच क्या कहती है? जस्ट इन टाइम की अप्रोच कहती है ऑर्डर द सप्लाईज व्हेन दे आर नीडेड। उसी टाइम से प्रोडक्शन करें जब आपको उसी टाइम सप्लाईज ऑर्डर करें जब आपको प्रोडक्शन करनी हो। सो ऑर्डर द सप्लाईज व्हेन दे आर नीडेड ओनली। जैसे ही आप प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो दीज सप्लाईज आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो डिलीवर द फिनिश गुड्स विदाउट होल्डिंग। ऑर्डर द सप्लाईज व्हेन दे आर नीडेड, process them, convert them into finished goods and deliver the finished goods to the customer without holding। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है वो इन्वॉल्व हो जाता है इन जीरो स्टॉक होल्डिंग। और जब बिजनेस जीरो स्टॉक होल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि बिजनेस की जो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है? जीरो। अब जीरो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे दिस इज नोन एज वन ऑफ द वेस्ट। आपको इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है, आपने होल्ड करके रखी हुई है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको फाइनेंशियल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, दैट इज नोन एज स्टोरेज कॉस्ट और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द जापानीज बिलीव कि इट इज नोन एज वन ऑफ द वेस्टेज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि आप अपना पैसा वेस्ट करो इन स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। एक तो ये। फिर दूसरा, आपके पास आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फेस करनी पड़ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि योर कैश एंड कैपिटल इज टाइड अप इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। कि आपने इतनी ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखी हुई है तो आपका जो कैश है, आपका जो कैपिटल है वो टाइड अप हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। सो अगेन इट इज नोन एज वन ऑफ द वेस्ट कि आप उस पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट करके उस पैसे को किसी जगह पे आप लगा के अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते थे। प्लस आपके पास इसके रिलेटेड डिफरेंट कॉस्ट है, चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस है, चांसेस ऑफ आउटडेशन है, बहुत सारी डिफरेंट कॉस्ट है ऑफ हाई स्टॉक होल्डिंग एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास।
तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट इन टाइम की अप्रोच क्या कहती है? जस्ट इन टाइम की अप्रोच ये कहती है, ऑर्डर द गुड्स या ऑर्डर द सप्लाईज व्हेन दे आर needed, process them, and deliver it to the customer without holding. Simple. So order the goods when they are needed, process them, and deliver it to the to the customer without holding. So this is known as an approach of JIT. यह हमारे पास JIT की कंप्लीट अप्रोच है। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस कि सर JIT कौन इंप्लीमेंट कर सकता है इफेक्टिवली। नंबर वन, अगर आपका बिजनेस जॉब प्रोडक्शन, अब सर जॉब प्रोडक्शन क्या है, हम मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी सिम समझें। वो सारे बिजनेसेस जो कि मेक टू ऑर्डर गुड्स बनाते हैं, या फिर वो सारे बिजनेसेस जो कि इन्वॉल्व हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टमाइज्ड गुड्स। अब ये जो कस्टमाइज्ड गुड्स होते हैं, मेक टू ऑर्डर गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो यहाँ पे हमारे पास जब कस्टमर डिमांड करता है, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू मेक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन है जो कि करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो, होता क्या है कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर गुड्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली अभी हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो केक्स वगैरह ना, बेकरीज वगैरह, इसके अंदर हमारे पास कराची के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अबाउट थ्री थ्री मिल्क केक हमारे पास। बेसिकली इट वॉज स्टार्टेड बाय आंटी मुनव्वर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हमारे पास लेडी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। थ्री मिल्क केक का एक ट्रेंड चला था। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हर जगह ये होना शुरू हो गया, थ्री मिल्क केक हर जगह। तब क्या नॉर्मल जो बेकरीज थी ना, उन्होंने कहा कि यार दिस पर्टिकुलर गुड इज इन ट्रेंड, तो इसका हमने यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है कि जैसे कस्टमर आएगा हम सप्लाईज करेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हम क्या कस्टमाइज जो केक्स होते हैं और जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड को और उसकी पर्टिकुलर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको क्या एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन कि व्हेन ही इज एंटरिंग इनटू अ शॉप कि वो क्या ऑर्डर देगा। या आपको ये नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल आप टेलर्ड सूट्स बनाते हैं, बी स्पोक सूट्स बनाते हैं, तो आपके सामने जो कस्टमर आएगा वो किस टाइप का ऑर्डर देगा आपको नहीं पता, कितने नंबर ऑफ सूट्स देगा नहीं पता। तो उसके अंदर तो JIT इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सकता है कि जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है उसी टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब सप्लाईज अरेंज कर रहे हैं, और सप्लाईज अरेंज करने के बाद प्रोसेस करके कस्टमर को फिनिश गुड्स क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि जब जॉब प्रोडक्शन के अंदर तो बहुत इफेक्टिवली JIT इम्प्लीमेंट हो सकता है कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने प्रोसेस किया, उसके बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेसिंग है उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया। सो सिंपली यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग। अब सेकंड केस हमारे पास है कि बच्चे पूछते हैं कि सर इज इट पॉसिबल इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज इन्वॉल्व इन मास प्रोडक्शन? मैं कहता हूँ यस। Toyota is known as one of the pioneer जो कि JIT effectively implement कर रहा है, and you can look at their website as well कि they are implementing the JIT effectively। होता क्या है JIT के अंदर? टोयोटा क्या करता है, कोई मॉडल रिलीज होता है तो उसकी बुकिंग स्टार्ट होती है। अब जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो बुकिंग के टाइम पे दे वेलकम द कस्टमर, दे टेक द बुकिंग्स एंड ऑल, एक पॉइंट पे आके बुकिंग खत्म हो जाती है। तो नो मोर ऑर्डर्स और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है फौरन से फिर जैसे ही फिनिश यूनिट गाड़ी रेडी हो चुकी है, वी आर कॉन्टैक्टिंग दी कस्टमर्स और उनको डिलीवर कर रहे हैं। अब चाहे वो शोरूम्स हों, चाहे वो हमारे पास डीलर्स हों, या फिर कस्टमर्स ने डायरेक्टली बुकिंग करवाई उनको देना शुरू कर देते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारे पास हम कोई भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जैसे स्टॉक फिनिश हो रहा है, रेडी हो रहा है, हम डिलीवर कर रहे हैं टू द कस्टमर, एंड दिस इज हाउ वी आर इन्वॉल्व इन जीरो स्टॉक होल्डिंग। So Toyota is known as the pioneer when it comes to the GIT. तो सिंपली GIT is one of the particular method of inventory management जिसके अंदर it encourages the zero stock holding. You are not maintaining the inventory levels of raw material supplies and nor of finished goods. That is known as GIT. But
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जेआईटी जो है ना, वो डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे कर रहा है? कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर जेआईटी डिपेंड करता है। नंबर वन, द relationship and the reliability, quality of supplier। अब रिलेशनशिप विद द सप्लायर का मतलब क्या है? वेन यू आर इन नीड ऑफ सप्लाईज, आपके पास ऑर्डर आ गया, तो नाउ यू नीड टू हैव सप्लाईज एट द प्रोडक्शन लाइंस, क्योंकि कस्टमर की तरफ से आपके पास ऑर्डर आ चुका है। अब जब कस्टमर की तरफ से आपके पास ऑर्डर आ चुका है, तो यू नीड टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। अब आप उस चीज़ को वेट नहीं कर सकते, तो आपका अगर सप्लायर रिलेशनशिप उसके साथ अच्छे होंगे, तभी वो आपको टाइमली डिलीवरीज देगा और जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उतनी। नंबर वन। नंबर टू, रिलायबल एंड क्वालिटी सप्लाई का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, what if you get the faulty supplies at the production lines? So do you have any extra stock available? No, because you are involved in zero stock holding. So when you are involved in zero stock holding, तो आपके पास कोई extra stock available नहीं है. So you need to have the quality supplier कि वो faulty products आपको ना दे. तो the business needs to make sure कि they are dependent on the supplier. The higher dependency is on the supplier. तो supplier के साथ relationship भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो supplier है वो quality और reliable भी supplier होना चाहिए। Number one. Number two, business needs to have the good relationship with workers, and the business must have the quality skilled workers। अगर आपके पास स्किल वर्कर्स नहीं है, तो अब यहाँ पे ये आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लेट सपोज देयर इज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, there is an industrial dispute between the management and the employees, and they are on strike, they are on protest, so you do not have the workers available, so how you are going to process the order? तो वर्कर्स के साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो आपके पास वर्कर्स इफेक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे होंगे, एफिशिएंटली वहाँ पे काम कर रहे होंगे। और अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड एनी एरर्स, यू कैन नॉट अफोर्ड एनी वेस्टेज एट द इन द प्रोडक्शन लाइंस, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो बिजनेस के रिलेशनशिप विद द सप्लायर और वर्कर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड द बिजनेस नीड्स टू हैव द क्वालिटी रिलायबल सप्लाई एंड द स्किल्ड वर्कर्स, बिकॉज आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। नंबर थ्री हमारे पास, बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अब यहां पे एक चीज है जो कि मैं बच्चों को समझाता हूं, वो समझना ये कि ये देखो, पूरा जो प्रोसेस है ना हमारे पास, इसके अंदर एस्टिमेशन है। अब एस्टिमेशन एक्यूरेट होनी चाहिए कि सप्लाईज इतने टाइम में आएंगी, इतनी सप्लाईज रिक्वायर्ड होंगी फॉर द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो इतने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा, और फिर हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इतने टाइम के अंदर फिनिश गुड्स को डिलीवर कर देंगे टू द कस्टमर। तो ईच एंड एवरी स्टेप इंक्लूड्स एस्टिमेशन। तो हमारे पास क्वांटिटी टाइम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से एक्यूरेट एस्टिमेशन रिक्वायर्ड है। सो द बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लान्स वगैरह, इसके अंदर बड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि बिजनेस को एक एक्यूरेट एस्टिमेशन मिले, सो दैट द जेआईटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। जैसे रिलेशनशिप विद द सप्लायर, रिलेशनशिप विद द वर्कर्स, क्वालिटी रिलायबल सप्लाई एंड वर्कर्स आर इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट एंड टू अडॉप्ट जीआईटी इफेक्टिवली। तो सिमिलरली बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी एज वेल, ताकि आपके पास अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जीआईटी इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर आपके पास एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं हुई, सो द बिजनेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट और अडॉप्ट द जीआईटी इफेक्टिवली। फर्दर मोर हमारे पास फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म। अब सर, फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म का मतलब क्या है हमारे पास? कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी के हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे वी नीड टू हैव द फ्लेक्सिबल वर्कर्स, जो कि थोड़े मल्टी स्किल्ड भी हों,
फ्लेक्सिबल मशीनरीज दैट दे कैन मेक द चेंजेस, हम उनके कंपोनेंट्स चेंज करें, वर्कर्स को हम ऑर्डर्स दें तो वो उसके हिसाब से बना दें। और स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन द जॉब प्रोडक्शन, क्योंकि कस्टमाइज ऑर्डर के अंदर हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट है। तो कस्टमर अपनी प्रेफरेंसेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे आर गोइंग टू मेक एन ऑर्डर, सो वी नीड टू हैव द कस्टमाइजेशन को अगर अडॉप्ट करना है इफेक्टिवली और कस्टमर की डिमांड को मीट करना है, सो वी नीड टू हैव द फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एंड इन द लेबर। सो दिस इज हाउ जीआईटी डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। तो अगर आपको इफेक्टिवली जीआईटी अडॉप्ट करना है, सो यू नीड टू कंसिडर दीज फैक्टर्स। अगर वो हैं तो आप जीआईटी को इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट जीआईटी इफेक्टिवली एंड इवेंचुअली द बिजनेस इज गोइंग टू फेल। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है ज़रा सुनना हमारे पास। जस्ट इन टाइम तो हो गया, सर ऑर्डर द गुड्स व्हेन दे आर नीडेड, प्रोसेस देम एंड डिलीवर टू द कस्टमर विदाउट होल्डिंग, परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब हमारे पास जो दूसरी अप्रोच है ना, वो दूसरी अप्रोच है हमारे पास, दैट इज नोन एज जस्ट इन केस। अब इस वर्ड को जरा ब्रेक डाउन करो। हम कहते हैं ना इन केस। इन केस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि अगर ये सिनेरियो हो गया तो क्या करेंगे। तो आप इसको सिनेरियो प्लानिंग भी कह सकते हैं, कि इन केस सिचुएशंस, इन केस सिनेरियो हमारे पास। या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास व्हाट इफ सिचुएशन हो गई। अब सर व्हाट इफ सिचुएशन का मतलब क्या हुआ। व्हाट इफ सिचुएशन का मतलब हो गया कि अगर लेट सपोज अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड हो गई, तो व्हाट इफ देर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड है तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम कस्टमर की डिमांड को कैसे मीट करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास अगर मार्केट में प्राइस हाइक हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल मार्केट में हमारे पास शॉर्टेज हो गई, तो हम क्या करेंगे। नंबर थ्री, हमारे पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया फ्रॉम द रेगुलर कस्टमर, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इफ सिचुएशन। व्हाट इफ अनएक्सपेक्टेड हमारे पास डिले हो गया इन सप्लाईज। तो ये कुछ व्हाट इफ सिचुएशन है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री, कि अगर इस टाइप की इन्वेंट्री, इस टाइप की सिचुएशन हो गई तो अब हम क्या करेंगे। तो जस्ट इन केस अप्रोच ये कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास इन केस सिचुएशंस या व्हाट इफ सिचुएशंस हमारे पास हो जाती हैं, अब बहुत सारे हैं इसके अंदर, शिपमेंट डिले हो गई, या शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गई है, या फिर हमारे पास कोई लीगल इश्यूज आ गए जिसकी वजह से सप्लाईज अभी अवेलेबल नहीं हो रही। बहुत सारी हमारे पास सिचुएशंस हैं। तो जब इन केस सिचुएशंस होंगी, व्हाट इफ सिचुएशन होगी, तो जीआईटी तो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, जीआईटी तो फेल हो गया। क्योंकि जीआईटी तो कहता है कि जीआईटी डज नॉट प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और इन केस सिचुएशन। जीआईटी तो कह रहे हैं इतनी सप्लाईज हैं, उसके अगेंस्ट इतनी प्रोडक्शन करेंगे, दैट्स इट, खत्म हमारे पास। तो अब जब जस्ट इन केस सिचुएशन होगी तो अब हम क्या करेंगे। तो यहां पे हमारे पास फिर बिजनेस इन्वॉल्व होता है, एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट बनाता है और प्रिपेयर करता है फॉर दिस थिंग। अब inventory control chart is one of the tool that can be used by the business to maintain the production levels, to prepare for the what if situation। टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इफ सिचुएशन का मतलब ये है कि इस टाइप के अगर सिनारियोज हो गए, सिचुएशंस हो गई, सो हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव। तो इस टाइप की व्हाट इफ सिचुएशन के अंदर जो है ना, बिजनेस फिर यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट की कैलकुलेशन और इसके थ्रू अपने आप को क्या करता है, सर्वाइव, और वहाँ पे अपनी सर्वाइवल बनाता है। तो अब आ जाए जरा इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट को जरा समझते हैं। क्या सर ये इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए आएगा, नो, बनाने के लिए हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन इसके रिलेटेड कैलकुलेशन है और रिसेंट ईयर के अंदर ही हमारे पास कैलकुलेशन आई है। तो आ जाए जरा इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट को समझते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट के अंदर ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएंगे यूनिट्स, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा टाइम, और हम इसको यहाँ पे वीक्स में रखते हैं स्पेसिफिकली।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो लाइन कंस्ट्रक्ट होगी वो कंस्ट्रक्ट होगी हमारे पास मैक्सिमम की, मैक्सिमम यूनिट्स दैट अ बिजनेस कैन होल्ड। अब से ये मैक्सिमम यूनिट्स डिसाइड कैसे होंगे? इट डिपेंड्स ऑन द potential, it depends on the capacity, it depends on the finance, it depends on the storage facility that we have. तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री होगी वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि कोई बिजनेस ज़्यादा करता है, कोई बिजनेस कम करता है, बाय लुकिंग एट द प्रोडक्शन लेवल्स, बाय लुकिंग एट द स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑल। ये हो गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम लेट सपोज है हमारे पास 1000, 1000 kg कह लें, 1000 टन्स कह लें, जो भी है हमारे पास वो है। इसके बाद हमारे पास यहां पे आ गया मिनिमम। मिनिमम हमारे पास लेट सपोज 250 है। ये मिनिमम है कि इतने होने ही चाहिए हैं हमेशा हर वक्त बिजनेस के पास। ये मिनिमम हो गया 250। फिर यूजुअली हमारे पास 50 to 60% ऑफ द मैक्सिमम लेवल पे बिजनेस एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता है। अब जो हमारे पास 50 to 60% है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज 500 हो गया। यूजली 50 to 60% पे बिजनेस सेट करता है अपना रीऑर्डर पॉइंट या लेवल। अब से ये रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल क्या है? देखो, अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या यूनिट्स हम बना रहे हैं, जो भी टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी सेल्स कर रहे हैं, तो जो सेलिंग एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, उससे हमारे यूनिट्स कंज्यूम तो होंगे ना, कम तो होंगे। तो जैसे ही कंजम्पशन होगी और जैसे ही इट इज गोइंग टू हिट 500, so the purchase department or the management is going to make an order to the supplier, क्योंकि फॉरेन से तो नहीं आएंगी ना सप्लाईज, इट विल टेक टाइम, ताकि हम जब ऑर्डर करेंगे उसके बाद भी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो ताकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकें। सही है। तो ये हमारे पास होता है रीऑर्डर लेवल। कौन सा लेवल होता है? रीऑर्डर लेवल। अब यहाँ पे, अब इस चीज को समझिएगा गौर से हमारे पास, कि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, कंजम्पशन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, और ये यहाँ पे हिट हो गया। सही है। थोड़ा सा और कर्व होगा, सॉरी गाइस। अब जैसे ही यहाँ पे हिट हुआ है तो दिस इज द पॉइंट कि वेयर द मैनेजमेंट इज गोइंग टू मेक एन ऑर्डर। ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, और हमारे पास यहाँ पे सप्लाईज आ गई। सप्लाईज आएंगी तो फॉरेन से बढ़ेंगी ना, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे प्रोडक्शन करी 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 करी, और हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, और हमारे पास अब सप्लाईज आ गई। फिर हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, हो रही है, एंड दिस इज द केस। इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है हमारे पास? अब जरा गौर से देखना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑर्डर दिया था। यस सर, दिया था। और हमारे पास ऑर्डर अराउंड एक हफ्ते के बाद आ रहा है, 3.5 से 4.5। तो ये जो टाइम पीरियड लग रहा है ना हमारे पास, 3.5 से लेके 4.5 तक का, इसको कहा जाता है लीड टाइम। कौन सा टाइम है? लीड टाइम। अब लीड टाइम के ड्यूरिंग हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो एक हफ्ते के अंदर हमारे पास स्टॉक आ रहा था। तो ये जो लीड टाइम है ना हमारे पास, इसको कहा जाता है द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डरिंग एंड द अराइवल ऑफ सप्लाईज। कि जितने टाइम पीरियड पे आपने ऑर्डर दिया था उससे लेके जब तक आपके पास सप्लाईज आ नहीं जाती, तो ये जो टाइम पीरियड है वो है लीड टाइम। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डरिंग एंड द अराइवल ऑफ सप्लाईज। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सर, तो ये जो 250 यूनिट्स हैं और उससे लेके जीरो तक, ये क्या है? ये हमारे पास है बफर स्टॉक। और सर ये जो बफर स्टॉक है हमारे पास, ये क्या है? ये बफर स्टॉक इसके लिए,
ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास व्हाट इफ सिचुएशंस है। तो ये हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है कि लेट सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास सप्लाईज डिले हो जाती हैं और अगर हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होता, हम यहाँ पे कम ही यूनिट्स होल्ड करते, तो अब क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू हो सकती थी? नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड डिले इन द लीड टाइम के लिए हमने बफर स्टॉक बना के रखा है कि हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। इसी तरीके से कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया तो हमारे पास तो इतनी सप्लाईज नहीं है, तो हम इस बफर स्टॉक को यूज करेंगे। सो दिस बफर स्टॉक इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक, जो कि बिजनेस यूज करता है फॉर दी या बिजनेस जो है ना उसको अपने रिजर्व में रखता है फॉर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कार ना। तो कार जो है हमारे पास अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, सॉरी, गाड़ी, हमारे पास सॉरी, तो गाड़ी के अंदर जो हमारे पास पेट्रोल टैंक होता है उसके अंदर रिजर्व भी तो होता है। तो वो जो रिजर्व होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ ना। तो वो जो एक्स्ट्रा हम लोग रखा हुआ है वो क्या है? वो हमारे पास बफर है कि भाई फॉर एग्जांपल पेट्रोल की जब हमारे पास इंडिकेटर आ जाता है कि आपको पेट्रोल डिस्पेंस करवाना है, तो उसके बाद भी गाड़ी की रेंज आ रही होती है ना कि गाड़ी 60-70 किलोमीटर्स चलेगी, तो वो क्या है? रिजर्व है। और वो रिजर्व हम बफर स्टॉक है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर इन केस हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, पेट्रोल पंप बंद हो गए सब कुछ, तो हम गाड़ी चला सकें, ऑपरेशनल है। दैट इज द बफर स्टॉक। तो गाइस ये हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है बफर स्टॉक के थ्रू फॉर द इन केस इवेंट, अनलाइकली सिचुएशंस, अनसर्टेन इवेंट्स। अब यहाँ पे फर्दर मोर एक चीज का डिस्कशन है कि सर हमारे पास कुछ गुड्स होते हैं जो कि पेरिशेबल होते हैं। अब पेरिशेबल के अंदर पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहाँ पे देखा, ये मैंने कोई पढ़ा नहीं है कुछ नहीं, ये मैंने रियल लाइफ के अंदर देखा। आपने देखा ये जो हमारे पास बेकरीज वगैरह होती हैं, इसके अंदर ब्रेड आती है, तो पुरानी वाली जो ब्रेड होती है वो आगे हो जाती है, नई वाली ब्रेड पीछे चली जाती है। मतलब जो सुपर स्टोर्स के अंदर करते हैं वो, कि हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता है कि जो एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट होता है, मतलब जिसकी आप एक्सपायरी कम हो गई तो वो आगे रख दिया जाएगा, पीछे नया स्टॉक आ जाएगा। तो पेरिशेबल के अंदर हम रोटेट करते हैं इन्वेंट्री को इफेक्टिवली, ताकि अब ये जो बफर स्टॉक है पेरिशेबल आइटम का है, तो ये बफर स्टॉक ऊपर आ जाएगा और नया स्टॉक यहाँ पर अंदर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी रोटेट द स्टॉक, ताकि हम पेरिशेबल आइटम्स को सेव कर सकें और पेरिशेबल आइटम्स कंप्लीटली वेस्ट ना हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरिशेबल आइटम्स को स्टॉक रोटेशन के थ्रू सर्वाइवल उनका पॉसिबल बनाया जाता है और बिजनेस इस तरीके से इफेक्टिवली इन्वेंट्री को होल्ड करता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल्स, इट इज टू मेंटेन द प्रोडक्शन लेवल, इट इज टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री होल्डिंग एज वेल। इज इट क्लियर गाइस? तुम, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होता है। सो वी आर डन विद दिस JIT JIC। शायद कल हम लोग स्टार्ट करें पेपर 2। थोड़ा सा मैं कल पेपर 2 डिस्कस करूंगा, केस स्टडी टाइप ना। तो ऑनलाइन के अंदर कल पेपर 2 होगा, तो आई वांट यू गाइस के कल सब आ रहे हो क्लास के अंदर, ठीक है? इज इट क्लियर? ताकि हम ओके वहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि हाउ एप्लीकेशन इज डन इन पेपर 2 ना, कि केस से कैसे रिलेट करते हैं, हाउ द पॉइंट्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ठीक है गाइस?